परदेस कैसे आया आपके पास? तो मेरा हस्बैंड कहते हैं ना, वो जिसको देख के कहते हैं इस ड्रामे ने मुझे बुलाया। सो फिर तो आप हमारी हो नदी बेग और महीना का शुक्रिया अदा करें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज हम एक डिफरेंट लोकेशन पे हैं और डिफरेंट सेट भी नज़र आ रहा है। सेट नहीं है, लोकेशन डिफरेंट है। और मेरे साथ हैं द ब्यूटीफुल, द एलिगेंट, द चार्मिंग, द ओह सो प्रिटी शाइस्ता लोधी। जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने अपने आप को दो चीज़ें बोली, राबिया, एक तो ये कि मेकअप ज़रा कम करके जाना, और दूसरा ये कि राबिया अपनी बोलने की स्पीड भी थोड़ी सी कम कर लेना, क्योंकि जब आप बोलती हैं माशाल्लाह से, सो यू आर सो काम, और जो सुन रहा होता है आप उस पर भी एक कामिंग इफेक्ट डालती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो आपकी बात खुद सुन के स्पीचलेस से हो गई, मैं एक फ्लो में गई। मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ और मुझे थोड़ा काम होना चाहिए, जरा मेलो कर लेना चाहिए। उसकी झलक हमने अभी देखी, कैमरा रोल होने से पहले उसकी झलक हमने देखी अभी। मैंने इनसे यही कहा, मैं कैमरा ऑन होता है तो आप इतनी काम हो जाती हैं, अभी तो हमने थोड़ा सा देखा वो झलक। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैं अपने इंट्रो में इतनी एक्साइटेडली बोली कि मैं आपको ग्रीट करना भूल गई। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत जगह है, इतना मज़ा आ रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुली डन। आपके अपना इनपुट है या आपने किसी को दे दिया, उन्होंने डिज़ाइन किया आपके लिए? ये नहीं, ऑब्वियसली डिज़ाइनर का काम है, लेकिन उसने बहुत खूबसूरत काम किया। एंड शी इज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट अभी। हाँ, उसका पहला प्रोजेक्ट ये था। ओके, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। कैसा चल रहा है? हाउ डू यू फील? माशाल्लाह से आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है आपके बारे में, आपके रोल के बारे में, वैसे ही हर जगह आपके बारे में बात हो रही है। सो इतने अरसे बाद, क्योंकि जब आप मॉर्निंग शो कर रही थी, यस, तब बहुत हो रहा था, फिर बीच में ब्रेक लिया, फिर आप वापस आए। मॉर्निंग शो वाला जो काम होता है ना, जो दौर होता है, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट था ना। आज एक शो किया एक टॉपिक पे, तो आप एक हफ्ते तक उस टॉपिक पे बातें सुनते रहते हैं। कहीं आप शॉपिंग पे गए, ख़वातीन से मिले, आप किसी किटी पार्टी में बैठे हैं, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में चले गए, आप स्कूल लेने चले गए बच्चे को, तो वो सारी ख़वातीन जो वो देख रही होती हैं, तो वो उस तरह से उनके रिएक्शंस और कमेंट आते हैं। बट बहुत दिन तक फिर ये भी मैंने लर्न किया कि कितना कैसा लगता है जब आपके बारे में कोई बात ना हो और आपको हर बंदा ये पकड़ के ना बोले कि ओ बाजी या ओ शाइस्ता, मैंने तुम्हारा शो देखा, तुमने शो में ये क्यों कहा, और ये बहुत अच्छा था, और ये सो वो लाइफ भी बड़ी अच्छी थी। तो वो कैसा था जब पहली बार कुछ आप गई, कुछ बार जब आप गई, और किसी ने आपसे कुछ बात नहीं की, खामोशी थी आसपास? बहुत अच्छा था। अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। थोड़ा वो नहीं होता, एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि अब मैं गुजर रही हूँ या मैं बैठी हूँ तो मुझसे अब आके कोई ना कोई बोलेगा, बट कुछ हुआ नहीं, तो थोड़ी एम्प्टीनेस नहीं फील हुई थी? मेरा ख्याल है मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया। नॉर्मली यूजुअली ये तो होता है, आप एक ऐसी लाइफ जो आपने गुजारी हो जहाँ लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं और आप हर रोज़ देखी जा रही हैं स्क्रीन पे, और फिर एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो शौक आता है इंसान को। लेकिन मैंने उन दिनों में ज़्यादा पढ़ाई और एग्ज़ाम्स और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे ली। तो आई थिंक ये क्या टाइम पीरियड था? बिकॉज जब मैं आपके बारे में पढ़ी थी शायद, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। आई नो, एम आई राइट, 12 ईयर्स आपने होस्टिंग की है? Yes, almost 11 years. 11 years. Yes. Okay, and then this is which is the time period when you left and आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लेनी है? मैंने देखिए, मैं ब्रेक तो बीच में आते रहे हैं मेरे, कंटिन्यूटी तो रही नहीं है, क्योंकि मैंने एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्टार्ट किया। उसके बाद जो ब्रेक मेरा आया वो एक्चुअली 2014 का था। उसके बाद फिर मैंने 15 के एंड में ज्वाइन किया दोबारा, तो 1 साल का 1.5 साल का तकरीबन गैप था, और फिर मैंने उसको 16 में बिल्कुल ही खुदा हाफिज़ कह दिया। क्यों? क्योंकि जब आप वापस आई 2015 में, तो आप एज अ होस्ट ही वापस आई, राइट? आपने ड्रामे नहीं टच किए। जी, आप एज अ होस्ट ही वापस आई। फिर व्हाट मेड यू, एंड देन वो आप ब्रेक लेकर आई थी, तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आपने चीज़ें सोच ली होंगी। जी, ये मुझे पहले मेरा 2014 में दोबारा ये वाली जर्नी शुरू हो गई थी जो मैंने छोड़ी थी अपनी पढ़ाई की। ओके, अच्छा। प्रैक्टिस की, तो वो फिर मुझे इतना टाइम खुद भी नहीं मिल पाया था। और आई थिंक मैं बहुत देखिए, एक जब आपके पास ऑप्शन ही एक होता है कि आपने करना ही होस्टिंग है और इसी से दैट्स हाउ यू मेक योर लिविंग, तो फिर आपके पास चॉइस ही नहीं होती। मेरे साथ ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि चीज़ें डिफरेंट होने लगी थी, और फिर मुझे ये भी लगता था कि यार अब मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ मॉर्निंग शो में कर ली हैं, अब इससे वेरी ऑनेस्ट अब जो है ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो यस, फिर मैंने कहा कि फिर देखिए ना, मैंने जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई घर चलाना, जिम्मेदारियाँ, चीज़ें, और
वो जब कहीं और शिफ्ट होने लगी, जैसे ही हुई, तो मैंने सोचा कि बस ठीक है, अब मज़ीद बेवकूफ़ी नहीं करनी। ओके, तो फिर 2015 फिर ड्रामे की तरफ 2016 में आप कैसे आई? व्हाट मेड यू, मतलब पहली ऑफ़र कैसे आई, क्या ख्याल आया, किसने अप्रोच किया? फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, हाँ, वादा वाज योर फर्स्ट ड्रामा? जी जी, वादा। और फहद ने कहा नहीं करते हैं, कर लोगी। तो मैंने भी सोचा शायद कर ही लूँ, इस तरह कर लिया। ऑल्दो अब मैं देखती हूँ कुछ तो बेहतर कर देती। लेकिन होस्टिंग में भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है ना? एक्सप्रेशन काफ़ी करने पड़ते हैं, जो आपका निगेशन होती है ना कंप्लीट, आप एक चीज़ को एग्री नहीं कर रहे और आप सुन रहे हैं कि हाँ डिप्रेशन लौकी से दूर हो जाता है, तो आप कह रहे हैं जी जी हो जाता है। अच्छा, तो आपको करनी पड़ती है। सो फिर इतना नहीं घबराहट हुई होगी जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की और कैमरे के सामने गई? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो थी आपको? हाँ, उस तरह की एक्टिंग की आदत नहीं थी, तो नहीं, खैर कर लिए, फॉर्म डिफरेंट। वाज इट डिफिकल्ट? डिड यू एंजॉय इट द फर्स्ट टाइम? मेरे लिए मुश्किल था पहले वादा, और खान तो बहुत ही मुश्किल था। वो भी नुमान इजाज़ और अतीका उडो के साथ। हाँ, बहुत ही मुश्किल। थोड़ा डर लग रहा था? काफ़ी थोड़ा। नुमान इजाज़ तो ना इज लाइक, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी और एक प्रेजेंस है ना। और फिर आपको दिख रहा था ना यार, आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, वो कहाँ खड़े हैं, क्या एक्टिंग है, क्या वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ डायलॉग से एक्टिंग नहीं करते, है ना? तो वो वाले एक्टर है ना। तो नुमान, उनके सामने खड़े होकर एक्टिंग करना कोई आसान नहीं है, तो वो काफ़ी मुश्किल थी। क्या एक्सपीरियंस था? कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। हम फिर बाद में तो बड़े सेट पे हम गप्पे भी लगाते थे, बहुत अच्छा हमारा वो सारे दिन रहे टाइम। टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन आई एम श्योर मैंने उन्हें बहुत परेशान किया होगा, क्योंकि कोई मैं एक पहली दफ़ा करना एक्टिंग, और वो भी इतने इस तरह के एक्टर के साथ, तो आई एम श्योर। तो पहला सीन जब था नुमान साहब के साथ, तो आप घबरा रही थी? अरे मत पूछिए, हाँ मैं घबरा रही थी। तो वो तो बेचारे, मैं सर में दर्द हो गया था उनके। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि इतनी मैंने रीटेक्स थी ना, तो वो बाद में सर भी पकड़ रहे थे कि मैं किधर आ गया हूँ इसका। तो मैं सोचती हूँ शायद कि ये भी बड़ी चीज़ होती है ना कि टू डू द रीटेक्स अगेन एंड अगेन, उसमें भी बड़ी करेज चाहिए होती है, क्योंकि सामने इतने एस्टैब्लिश एक्टर खड़े हुए हैं और आप रीटेक्स पे रीटेक्स करें। प्रेशर आपका ये होता है, रीटेक्स तो एक तो अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, दूसरा प्रेशर आपके पास ये होता है कि यार इसको मैं कितना, मतलब खामखाई तकलीफ दे रही हूँ ना इनके लिए, तो ये डायलॉग बोलना, 2 जुमले बोलना कुछ भी नहीं, और मेरी वजह से वो बेचारे अपने एक्सप्रेशन होल्ड किए। बट यू वर सो लकी, आई वुड से, पहला आपका फैसल कुरैशी के साथ। जी जी जी, हु इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ माशाल्लाह से। आई मीन वो मैं फैसल कहती हूँ, फैसल कुछ करते हैं तो मुझे लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं। और लेकिन फैसल की एक बात बहुत अच्छी जो है, फैसल बहुत इनकरेज करता है। ओके, आप कितना ही बुरा काम करे होंगे, नहीं बहुत अच्छा है, और हाँ बेहतर इसको ये लेकिन वो इतना सटल अंदाज से आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाता है ना कि खैर मेरे दोस्त भी है, तो मुझे So you were friends before that? हाँ, फैसल से तो ऑब्वियसली फिर तो आसान होगा, तो फैसल से तो बहुत ही इजी था। हम तो बड़ा एंजॉय करते थे, खाने का ऑर्डर करते थे, पहले 2 सीन्स कर लें, फिर उसके बाद। वही मुझे ये बताएं, फिर जब आप ये एस्थेटिक्स में आपने शुरू किया अपना सब कुछ, तो फिर बहुत से जो आपके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स होंगे वो आए, कभी मुश्किल हो जाता था व्हेन दे एक्सपेक्टेड कि आप फ्री ऑफ समथिंग आप करें उनकी हेल्प, या क्या? ये आप बड़ा कोई मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं नाम नहीं पूछ रही, नाम नहीं पूछेंगी, नाम नहीं, फिर मैं आपको इतनी स्टोरी सुनाऊंगी ना कि आपकी नहीं बिल्कुल नाम नहीं पूछूंगी मैं, तो वैसे मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी कि ऐसा हुआ, बिकॉज जी यू वर, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ऐसी सारी चीजें फेस करनी पड़ी, और अब तक करती हूँ। करती हैं, ओके। हर बंदा तो मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता ना, ऑफ कोर्स, या कि आप उसको इतने % डिस्काउंट दे दें या बिल्कुल भी पैसे ना लें, मतलब कॉस्ट तो लगती है, और आपको पता है कि एस्थेटिक और इस तरह की सारी चीज़ें जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो खासी महंगी होती हैं, तो बस उसके बाद बैठ के मेरे से तो मुंह से बोला नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल सकती, तो मेरी टीम कहती है कि खुद जिस दिन मेरी कॉल आ जाए कि बाद से ना उन्हें कॉल कर लें, वो ये इतने बजे आएंगी, तो टीम कहती है बस आज तो आज वो वाला दिन है, आज वो वाला दिन है। फिर मेरे अक्सर फ्रंट ऑफिसर्स कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप ना बोलिएगा कुछ, हमें बात करने दें। ओके, मुझे बताएं शाइस्ता, एज अ वर्किंग वुमन क्या चैलेंज है आपका? इज़ इट डिफ़िकल्ट हमारी सोसाइटी में? इतना माशाल्लाह से आप इतना सक्सेसफुल, आपने जब शोबिज़ में थी तब भी कम्प्लीटली जब थी तब भी आप बहुत सक्सेसफुल, ये भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो
क्या चैलेंज एज अ वुमेन जो खुद अकेली कर रही है, बिकॉज आपके हस्बैंड अपना वो करते हैं, जी उनका अपना, दिस इज मैनेज बाय यू, जी, क्या चैलेंज फील होता है आपको? चैलेंजिंग तो मेरा ख्याल है हर वो लड़की जो हमारी जैसी इन्वायरमेंट में रह के काम करती है, जो आसपास चीज़ें हमारे हैं, वो हर लड़की जो घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए, उसकी अपनी बेचारी अपने ही चैलेंजेस हैं, आपको पता है। लेकिन जो नॉन फेस होता है ना, तो उसके लिए तो लोग मेरे लिए बड़ा आसान होगा। मैं आपको जानती हूँ, आप स्क्रीन पर आती हैं, आपके लिए कुछ भी मुझे कोई और मैं कह रही हूँ तो फिर तो कोई बहुत ज़रूरी, बिल्कुल आई थिंक हमें किसी के बारे में भी कुछ कहते हुए, एक तो लोग जजमेंटल बहुत होते हैं हमारे हवाले से, जो लोग स्क्रीन पर आते हैं, नोन होते हैं कि अच्छा ये तो इसने बोला तो ये यूं होगा, इसलिए अरे नहीं इसको तो कुछ नहीं आता होगा, ये तो मॉर्निंग शो करती थी। तो ये बहुत फेस करना पड़ा आपको? यस, बहुत फेस करना पड़ा। अब तो चूँकि बहुत साल हो गए हैं, तो मेरे पास उसी फैमिली से एक खातून आई थी, तो अब 6 ख़वातीन आती हैं, उनकी फ्रेंड्स भी आती हैं। लेकिन शुरू में मैंने ये इवन डॉक्टर्स के हवाले से भी खासा फेस किया, मेरी अपने प्रोफेशन में, मेरी अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, कि आप अपने दूसरे कि मुझे कुछ नहीं आता होगा, मुझे सिर्फ होस्टिंग करना आती है, और मैं किस तरह से कैसे। तो फिर क्या किया, कितने साल का ये स्ट्रगल था, आपने इसको ओवरकम कैसे किया? अब तक चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली देखें हर इंडस्ट्री में ये होता है, जो बड़े एस्टेब्लिश नाम होते हैं ना, जब नए लोग आते हैं और उनके साथ अगर ये एज भी थोड़ा सा उनको बेनिफिट हो कि वो नोन है, तो वो और थ्रेट बन जाते हैं दूसरों के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है हजम करना। तो ये वाली इंडस्ट्री थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स। सो ये वाली इंडस्ट्री इतनी वेलकमिंग नहीं थी एस्थेटिक्स की आपके लिए? हाँ, यस। बट मुझे ये बताएं, ये तो वो है जो आप बात कर रही हैं कि विच आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब नया एंट्रेंट होता है तो क्या होता है, बट अदर देन दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन माशाल्लाह से, ठीक है, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप बोलने से कभी मुझे लगा है डरी नहीं है आप, और जब उधर थी तब भी बड़ी सक्सेसफुल थी, यहाँ पे भी। जब इतनी स्ट्रॉन्ग औरत से डील करते हैं माशरा, हमारा माशरा क्या एक्सेप्ट करता है इतनी स्ट्रॉन्ग औरतों को? इज़ इट ईजी? कहाँ ईजी है? क्या डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं, और आप जो लड़कियाँ या जो औरतें इस फील्ड में इस तरह आना चाह रही हैं, या उनको आप क्या एडवाइस करेंगी, और व्हाट डू यू थिंक एज वुमेन हम कैसे इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम अपने लिए, मैं आपके लिए आसानी, आप मेरे लिए आसानी? एक तो आपने पूछा चैलेंजेस, आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं, है ना? आई रिफ्रेज माई क्वेश्चन कि हमारा माशरा स्ट्रॉन्ग औरतों को सक्सेसफुल होते हुए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं है हमारा माशरा। आई थिंक कि हमारे यहाँ हमारी मेंटालिटी सिर्फ औरतों के लिए ऐसी नहीं है। कोई भी वो इंसान जो ग्रोथ जिसकी हो रही हो, उसकी हमारी नेचर में है लेग पुलिंग। हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, फिर हम पॉजिटिव की तरफ, बड़े मुश्किल से अगर 4 लोग बैठे हैं, 3 नेगेटिव सोचते हैं, उसमें से कोई एक हार्डली कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव बात करेगा। तो फिर आप देखें कभी सोशल मीडिया का ट्रेंड, अगर कोई एक चीज़, एक कमेंट नेगेटिव आता है, उसके बाद ऐसे नेगेटिव कमेंट आने शुरू होते हैं ऐसे। सो मैं इसलिए कहती हूँ कि आपका एक पॉजिटिव कमेंट बहुत बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि वो फिर बाकी सारे लोगों को मजबूर कर देता है। जैसे एक छोटी सी नेकी होती है बहुत सारे, तो क्यों हम क्यों हैं, हम जहर क्यों उगलना चाहते हैं, हम गलत बात क्यों करना चाहते हैं। मैं आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचूं, और हमारा माशरा तो ऐसी ख़वातीन को जो स्ट्रॉन्ग हों, खुद बनना चाहती हों, बेहतर कर रही हों, ऑनेस्ट हों, ऑफेंड तो हम वैसे ही हो जाते हैं ऑनेस्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी रेयर हो चुकी है वो कि हम सोचते हैं कि नहीं झूठ बोल रही है, इतनी ऑनेस्ट तो नहीं हो सकता कोई, झूठ बोल रही है। मैं मतलब क्यों झूठ बोलेंगे, टैक्स ज़रूर चोरी करो, क्योंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि मेरे दादा भी करते थे, पाकिस्तान में तो होता ही ये है। क्यों भाई, ये हमारी माइंडसेट ऐसा बन चुका है राबिया इसमें। लेकिन अब हमें ही चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी हैं जो ऑनेस्टी के साथ अगर काम करते हैं तो वो प्रूव करते हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और मुझे ये यकीन भी है कि चेंज होगी, बिकॉज मुझे अब मैं नए बच्चों से मिलती हूँ, नई जनरेशन से मिलती हूँ, चाहे वो किसी भी फ्रेटर्निटी में हो, किसी का भी पार्ट हो, मुझे लगता है वो हमसे बहुत बेहतर इंसान है यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं,
काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। That's good. तो मुझे लगता है बहुत हमारा जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। मुझे लगता है मैं जब डील करती हूँ ना वर्किंग फोर्स से, या वैसे जब मैं निकल के एज अ वर्किंग वुमेन डील करती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है डिसएडवांटेज कि अगर यही बात कोई मर्द कह रहा होता तो शायद ज़रा ज़्यादा गौर से सुनी जाती। आपको ऐसा फील होता है कभी कभी? मैं इस डायरेक्शन से भी थोड़ा आना चाह रही थी। सज़ाएं भी डिफरेंट हो जाती हैं ना हमारे यहाँ। मर्द होता है तो उसकी सज़ा डिफरेंट होती है, बल्कि शायद सोचा ही नहीं जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब 3 बार एक बात बोलो फिर एक चीज़ होती फीमेल है। होस्ट ने कुछ ऐसा कर दिया तो उसकी तो वो बैशिंग होती है, वो बैशिंग होती है। अच्छा मुझे ये बताएं शाइस्ता, कब रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो लोग मुझे बड़ा पहचान रहे हैं, मैं जाती हूँ तो लोग मेरे आगे पीछे होते हैं, फैंस होते हैं? किस स्टेज पे क्या हुआ, कुछ वाक़या हुआ, किस टाइम पे आपको ये रियलाइजेशन हुई कि यू आर फेमस? अच्छा राबिया, मुझे तो लगा है, मैंने इसको बड़ा नॉर्मल लिया है। मेरी कोई रूटीन में चेंज नहीं आई। अभी लोग पसंद करते हैं, कभी लोग हेट करते हैं, उनकी मर्ज़ी है। कभी कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, उस पर अप्रिसिएशन आ जाती है। मैंने कभी इसको सर पे नहीं चढ़ाया, मैं बड़ा नॉर्मल रही। और इसमें मेरी आई थिंक प्रॉब्ली अम्मा का मेरा बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी अम्मा मुझे मेरी औकात याद दिला देती हैं। सारी अम्माओं का यही काम है ना? है। हाँ। ये क्या तुम ऐसे कौन से कपड़े ये? हाँ, बोलती थी हर शो के बाद ये कैसे चल रही हो? अच्छा। मैं एकदम से हाँ, ये मैं शुरू की बात बता रही हूँ जो मैंने शुरू तो आप किया। समझिए मैं बड़ी ग्लैमरस लग रही हूँ, करी हूँ घर आई तो अम्मा ने मैं टीवी जब शुरू किया तो अम्मा मेरी बैठी किताब पढ़ी। मैं एक दिन, मुझे याद है, मैं आई अंदर तो उन्होंने कहा टीवी की चीज़ें टीवी पे रख के आया करो। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, टीवी की चीज़ें टीवी और क्लिनिक का भी यही हाल है। मेरी तो अम्मा, मेरा आज भी मेरी अम्मा के अल्फाज होते हैं कि तुम क्लिनिक ही करती रहना, घर के किचन में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मैं कहती हूँ अम्मी मैं किचन में तो हेल्प है, तुम क्लिनिक में तो कोई नहीं करता। क्लिनिक भी सब कर लेंगे, बीवी तुम अपना किचन ना देखना। ओह गॉड, मेरे खुदा, तो मुझे फौरन एक मिल जाता। तो अम्मी को कभी कुछ बना के खिलाया कि वो खुश हो जाए एक दफ़ा, या कभी आपने कहा नहीं यार ये तो लॉस्ट केस है? फ्रैंकली मुझे खुद को बहुत किचन में जाना अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ उस वक्त जाती हूँ जब मुझे खाना होता है, बस। आई एम विद यू। भाई जब है फैसिलिटी तो व्हाई नॉट? आप अपना स्किल जहाँ आप ज़्यादा अच्छी हैं उस पे, हाँ, तो उधर खर्च कर ले। लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल इससे एग्री नहीं करती। वो तो मुझे फौरन पता नहीं कौन कौन दुनिया की प्राइम मिनिस्टर और कौन कौन औरतों के नाम गिनवाने लगती हैं कि ये और यूं और तो यूं, फिर भी ये करना होता है और ये करना होता है, कुछ भी बन जाओ तुम। तो मेरा ख्याल है कि मुझे मेरी अम्मी ने बड़ा कोई अपनी उसमें रखा हुआ है, तो इसीलिए। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको कब एकदम से कि यू हैड एन एटीट्यूड या कुछ था, बट वो कब रियलाइजेशन होती है जब आप बाहर जाते हैं ना, लोग आपको देख रहे होते हैं और आपको होता है कि अच्छा यार, जब मैं सबसे बुरी लग रही होती हूँ, मैं ऐसे ही जूड़ा बांध के बाहर चली जाऊँ तो यार ये देखो नोन होने का भी कितना, और नोन और फिर कैमरे पे अच्छा लग रहे हैं, क्या पता असल में शक्ल कैसी है। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, आप ग्रोसरी करने भी जा रहे हैं यार। प्रेशर एक आम औरत, मतलब वो खातून जो जिनका तो ये प्रेशर नहीं है कि उनको लोगों के सामने अच्छा दिखना है या क्या, और अब हम जा रहे हैं और हमने लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई है, वो ओह अच्छा, फिर प्रेशर आता है यार। हाँ नहीं अच्छा, हम कैसे मतलब इस तरह के कपड़ों में नाइट सूट में उठ के ग्रोसरी करने चले जाएं, हमें नहीं करनी। ये नोन होने की कॉस्ट बहुत है। हाँ बहुत है। दैट्स वेरी वैलिड। वो जो आपका था वो मुझे उसमें डिसअपॉइंटमेंट आई कुड जस्ट इमेजिन लोगों की कि वो अच्छा हम तो ये समझे थे बट ये ऐसे तो ये प्रेशर है। ये प्रेशर है, ये प्रेशर। कोई फैन रिएक्शन हो ऐसे? आप पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, अगर इवन पाकिस्तान में भी आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस कर रहे हैं, मगर जो आप जिस तरह से करना चाहते हैं पूरे दिल से, और वो क्योंकि आप कॉन्शियस, एक तो पाकिस्तान में रहते हुए इधर से कैमरा आ जाएगा, उधर से लोग आ जाएंगे, वो तस्वीर होगी, ये होगा, और अगर पाकिस्तान से बाहर है तो फिर और ऑफ है, फिर तो और ही लेवल का स्टैंडर्ड्स हो जाती हैं और एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। ये भी सही है। बट ये बताएं कोई फ़ैन रिएक्शन हमारे साथ शेयर कर सकती है, कोई क्रेजी या कोई मज़े का जो आपको आज तक याद हो, किसी फ़ैन ने कुछ किया हो, कुछ हुआ हो इंसिडेंट? हाँ, एक वक्त में जब मॉर्निंग शोज़ में कर रही थी, मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया हुआ था, तो एक खातून मुझे मिली और उन्होंने मुझे ऐसे देखा, सब चेकआउट करने के बाद उन्होंने कहा तुम शाइस्ता की छोटी बहन हो? तो मैंने कहा अब मैं उन्हें क्या, मैंने सोचा कि छोटी बहन समझने दो, वरना यहाँ बड़ी बहन अगर मुझे समझ लिया तो तस्वीर लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जी हाँ, वो तो तुमसे मोटी है। ओह
वो तो तुमसे मोटी है। मैंने कहा जी अच्छा हाँ। तो वो मुझे, मैं जब घूम गई और उसके आगे निकल गई तो किसी ने मुझे पीछे से, जो मेरे फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने मेरा नाम लिया। तो वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि फिर वो घूम कर थोड़ी देर बाद मेरे पास आई, कहने लगी भाई तुम तो बड़ी सूखी हो। अच्छा फिर भी उन्होंने वो हाँ, कुछ फिर नहीं? मेरे पास आई, तुम तो बड़ी सूखी हो, स्क्रीन पे तो मोटी लगती हो। कैसी कैसी बातें सुननी पड़ जाती हैं ना, बट हाँ ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही हैं। बट कोई फनी, कोई मजे का या कोई दिल छूने वाला हुआ, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, किसी ने दिल छूने वाला नहीं यार, एक तो बहुत ही कोई स्कैरी, हाँ स्कैरी, वो भी सुन रही होगी सॉरी हाँ एक बहुत ही स्कैरी चीज़ हुई थी मेरे साथ कि एक लड़की थी, मुझे फ़ोन पे इतना तंग करती थी, वो इतना तंग करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सुबह दोपहर शाम उसको ये पता होता था, मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर में मेरी तस्वीरें, कहीं और कुछ, मतलब कुछ भी, हर चीज़ उसको पता होती थी, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। वो अजीब किस्म की फ़ैन थी कोई। तो उसने मुझे कोई फ़ोन किया, मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया, डांटा मैंने इस तरह से कि देखिए मेरी अपनी लाइफ है, आप मुझे इतना तंग करती हैं। बच्चों के आपको पता है काम चीज़ें, एक तो आप ऑफिस से आ रहे हैं, क्लिनिक से घर पहुंच रहे हैं, उसके बाद घर देख रहे हैं, बच्चे, तो इतनी कमिटमेंट्स हैं। तो मेरा रात को वैसे ही मेरा मूड बड़ा थक के ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा डांटा यार, उसने ना सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छा। उसने ये किया कि कोई गोलियां वगैरह खाई और लियाकत नेशनल की इमरजेंसी में एंड अप हुई, और वहाँ से उसकी मुझे वालदा ने कॉल किया। तो मैं वो वाला ऐसा चीज़ था ना कि मैं तो बिल्कुल डर गई। फिर मैं 3-4 दिन तक उसकी मदर को फ़ोन करती रही, अपडेट लेती रही कि क्या है क्या नहीं है। वो बहुत ही कोई स्कैरी सीन था। आई नो दैट वाज सो, बहुत ही। तो फैंस इतने प्यारे, इतने, और आप अननोइंगली कभी कुछ कर देते हैं, आपको क्या पता कि ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी भी, सिर्फ फैंस की नहीं, फैंस की तो होती है कि ज़्यादा तंग ना करें, जो भी अपना एक, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई प्यार आपसे करता है और वो कोई एक हद तक आपके पास पहुंचा है तो उसको आप तरीके से समझाएं। बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी इस गलती से ज़्यादा प्रेशर नहीं है शाइस्ता, ये मतलब यही तो मैं बोल रही हूँ। आई जस्ट फील यू हैव टू बी नाइस हर वक्त, मतलब चाहे कोई कितना भी पुश करे, आप किसी मूड में हो, आप किसी ट्रैक पे चल रहे हो, वो नहीं समझते ये। तो इसलिए एक वक्त में बस फिर आर्टिस्ट ही होना चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो शाइस्ता जब उसने होस्टिंग स्टार्ट की थी तब और जब ख़त्म किया, क्या चेंज आया इस सारे सालों में? होस्टिंग ने आपको चेंज किया? बहुत। क्या? मॉर्निंग शो ने मुझे बहुत चेंज किया। मुझे लगता है मैं इतनी हाइपर नहीं थी, मॉर्निंग शो ने मुझे हाइपर कर दिया। क्योंकि वो अगेन वो प्रेशर, रेटिंग का, कपड़े कैसे पहनने हैं, ख़ुद भी सही लगना है, टॉपिक क्या है, मैंने एक वक्त में आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने सारे प्रेशर्स के साथ मेरी पर्सनालिटी ऐसी शेप अप हो गई कि अब मुझे अगर 1-2 फिक्र होती है तो मुझे मैं नहीं बैठ सकती, मतलब मुझे सुकून में नहीं होती। मैं, मेरे पास 6 कोई फ़िक्र होनी चाहिए, 4 चीज़ों पे दिमाग ने काम करते होना चाहिए, 12 चीज़ें मैंने अपने आसपास फैलाई हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो वो आई थिंक उसने मेरी काफ़ी डिस्ट्रक्शन फैलाई है उस चीज़ में। बट अब मैं कुछ कर इसलिए नहीं सकती कि मैंने बहुत सोचा इस पर, और मैंने फ्रेंकली मैंने अपने दोस्तों से जो कि थेरेपिस्ट हैं उनसे गाइडेंस भी लिया। और मुझे लगता है वो पार्ट ऑफ माई, चूँकि पर्सनैलिटी हो चुका है, मैं काम भी बैठूंगी तो मैं फिर भी सुकून से नहीं रहूँगी। बट आई थिंक अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मे बी दिस इज़ गुड फॉर यू, आप बिजी हैं। यस, इन अ वे। लेकिन देखो ना, मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाती। मतलब मैं वेकेशंस पे भी हूँ तो मैं, मेरे साथ लैपटॉप है, फ़ोन है, ईमेल्स हैं, 6 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं जिनके ऊपर काम कर, तो ऐसी वेकेशंस का फ़ायदा क्या है जब आप बच्चों में रह के बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे उस तरह से। और अब हालांकि मैंने अपने ऊपर बड़ी पाबंदियां लगाई हैं राबिया, मतलब मैं अपने हस्बैंड को, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी बिज़नेस में हैं, तो अब हम क्या करते हैं, फ़ोन साइड में रख के कोशिश करते हैं बात कर सकें। जैसे मैं गाड़ी, आपको पता है मैं ड्राइव क्यों नहीं करती, इसलिए एक तो मगर मैं ड्राइव इसलिए नहीं करती कि मेरा वो वाला जो टाइम है सारा, जब मैं क्लिनिक जा रही हूँ या मैं शूट पे जा रही हूँ, तो वो मैं सारा अपना काम कर रही होती हूँ, जितना ख़त्म कर सकें उस वक्त। तो मेरे तो अगर गाड़ी में कोई मेरे साथ, मेरी औलाद भी बैठी है या मेरा हस्बैंड भी बैठे हैं, तो मैंने
तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं सोचती नहीं आज तो हस्बैंड ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं हाँ जी आई कैन टोटली मतलब तो इमेजिन कि आप उस वक्त हाँ, क्या तो ये गुजर मैंने थी। अभी नहीं ये मेरी एक्वायर्ड है ना, विथ टाइम मैंने एक्वायर की हैं इस मॉर्निंग शो की जर्नी से। आपके बच्चों में से कोई एक्टिंग या होस्टिंग की तरफ नहीं आया, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की तरफ? नहीं, शौक भी नहीं है किसी बिल्कुल को? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मेरे छोटे बेटे को है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा और ये ओह, जो कि interesting। पाकिस्तान में बहुत उस तरह का ट्रेंड हाँ, नहीं है। तो अब घर में फिर वो भी जोक्स वोक्स सुनाते रहते हैं आप लोगों को? हाँ, वो है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, लेकिन Okay। वो हमारे जैसे आज के बच्चे हैं ना, तो वो बाहर काट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बट आई एम श्योर वो हमारा भी देखेंगे जब सो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा वो आजकल रिवाज और वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं खत्म हो स्टैंड गई अप कॉमेडी की। थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में, जी 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 जी, लेकिन आ आएंगी। आपने बोला था कि वन ऑफ द रीजंस जो आपने होस्टिंग छोड़ी इज़ यू वर नॉट हैप्पी जिस तरह कंटेंट क्रिएट हो रहा था और सब कुछ। मैं सोची थी आपने फिर यूट्यूब पे अपना खुद चैनल जो उस पर आपने इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट किए, आप डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू करी थी, तब नहीं सोचा कि मॉर्निंग शो टाइप कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करूँ जहाँ मैं कंटेंट को खुद कंट्रोल कर सकूँ और वो कर सकूँ जो मुझे चाहिए? लोगों ने कहा, कंपनीज ने कहा कि ये ब्रांडिंग और वो ब्रांडिंग और आपको पता है जो कमर्शियल सारी चीज़ें, तो मैं सोचती थी कि यार मेरे नौकरी छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ जब वही कंटेंट मैंने इधर भी करना है। बट उसमें तो आप अपना कर सकती थी ना, हाँ, मैं कर सकती थी, लेकिन आप देखें ना वही हुआ कि जब इसमें भी मुझे समझ में आ गया कि बेचारे चैनल वाले भी परेशान इसीलिए होते थे कि रेटिंग और चीज़ें नहीं मिल रही होती थी, लेकिन मैं तो चूँकि उसको खुद बहुत टाइम नहीं दे पाती। जैसे सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल बड़ा देखा जाता है, चीज़ें मैं अपनी शख्सियत भी है मेरी, एक मेरी अपनी पसंद नापसंद और चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर SL डिजिटल नाम है उसका और मैं उसको टाइम मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं SL डिजिटल को इतना वक्त दे सकूं कि उसके लिए कुछ क्रिएट कर बहुत दफ़ा सोचा कि मैं लोग हायर कर लूं और प्रॉपर शुरू करूं, लेकिन इन द एंड तो आप ही होंगी ना, वो लोग तो करेंगे, आप ही को टाइम निकाल के चीज़ तो करनी होगी। नहीं बट व्हाई अच्छा, ओके, और से भी तो काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया। सो व्हाट डू यू थिंक एस्थेटिक्स के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है पाकिस्तान में? लोगों को क्या लगता है जो आप फेस करती हैं? लोग क्या एक गलत फहमी में मुब्तला हैं एस्थेटिक्स से रिलेटेड? क्योंकि वो हमने कर दिया है वो हमारे यहाँ मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहले सोचते हैं, अरे फिलर से तो ऐसा हो जाता है, बोटॉक्स से तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हमने टीवी स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें देखी हैं तो लोगों में वो खौफ चीज़ें बड़ा, और फिर हमारे यहाँ एस्थेटिक को सिर्फ फिलर और बोटॉक्स की हद तक रख दिया गया ना कि ये यही होता है बस। एस्थेटिक्स क्या है, आप हमें बताएं। देखिए, एस्थेटिक्स जो है वो आपका फेशियल एंड बॉडी रेशो के बारे में, मतलब किसी भी कमरे का, इस कमरे का जहाँ हम इस हॉल में बैठे हैं, वो अगर रेशो ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, तो आपको वो अच्छा जो फील आती है जी 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 उस कमरे में बैठने में या उसको यूज़ करने में, आप अपने कमरे में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, कितना अच्छा फील होता है आपको, फ्रेश फील होता है कि आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। और इसी तरह से फेशियल और बॉडी एस्थेटिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ, और विथ टाइम डेग्रेडेशन तो हर चीज़ में आती है ना, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते एज को, लेकिन आप डिले कर सकते हैं। और अब तो रीजनरेटिव मेडिसिन की इतनी सारी चीज़ें और इतनी आगे चली गई है कि अब तो आप बहुत सारी चीज़ों से हमेशा अच्छा दिख सकते हैं। ओके, बट डोंट यू फील कि एस्थेटिक्स की जो ये फील्ड है ये सोसाइटी में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट कर देती है, अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, लगता है आपको कभी कभी ऐसा? अच्छा, लेकिन मैंने यही तो कहा कि हमारी क्लिनिक ने या हमारी ब्रांचेस ने आम आदमी की पहुंच तक एस्थेटिक कर दी है, ये बताना चाह रही थी मैं। पहुंच तक तो कर दी है, लेकिन एस्थेटिक्स जनरली क्या हमें थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा नहीं कर रहे हमारी सोसाइटी को कि अबाउट हाउ वी लुक एज अ पर्सन, हाउ वी आर प्रेजेंटेड? लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल इससे ऑपोजिट कि मेरे सोशल, जिस दिन मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या अच्छे मेरे बाल बने होते हैं या मैं अच्छी लग रही होती हूँ, मेरा सोशल कॉन्फिडेंस उस दिन डिफरेंट होता है। मुझे 6 मीटिंग्स करनी है तो मैं अपने आप, मुझे आके बोलें कि आप अच्छी लग रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेरी तारीफ़ करें और मुझे अच्छा ना लगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें। और हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आके मुझे ये कहता है यार आप अपने बच्चे की अम्मा नहीं लगती,
किसको बुरा लग सकता है? Which is true. किसको बुरा लगेगा? बहुत अच्छा ये लगे, हम ना जितना भी कहते रहे, हकीकत ये है कि हमें ये अच्छा लगता है। बिल्कुल। पेशेंट आता है और कई दफ़ा मैं ख़वातीन को नहीं मतलब मैं उन्हें बेटा बेटा कर रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है जब वो अपनी बताती हैं कि उनकी एज ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि यार उसने इतने अच्छे से अपने आप को रखा हुआ है कि वो बिल्कुल बच्ची लग रही है, या है ना। ट्रू। तो ये बताएं कि आपको लगता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एज के साथ जो ग्रेस आप पर आता है, आप जो मैच्योरिटी और जो विजडम आपकी पर्सनैलिटी में आता है उसको आप डिनाई करें। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस एज पे एक 16 साल की बच्ची की तरह बिहेव करूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। You can look young and fresh, but कंडक्ट आपका ऑब्वियसली। आपको ये भी फील लगता है कि आप पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि यार पाकिस्तान में भी अच्छे एस्थेटिक्स की सर्विसेज आर अवेलेबल, क्वालिटी एस्थेटिक सर्विसेज आर अवेलेबल? वो जो कॉन्सेप्ट है ना यार पाकिस्तान में तो सही नहीं होगा, बाहर से जाके कराना है, you feel this, you face this? मुझे तो लगता है राबिया कि सिर्फ एस्थेटिक की फील्ड में नहीं, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो, जो एक्सपर्टी और जो आई थिंक नॉलेज को किस तरह डिलीवर किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे डॉक्टर्स के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं ये मुझे बड़ा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है। प्राउड हैं आप? हाँ। That's good. थोड़ा सा पर्सनल उसकी तरफ आए आप कि माशाल्लाह से सेकंड मैरिज हुई आपकी, सो बच्चों से आपने पूछा था, बच्चों को कंसल्ट किया था, हाउ डिड इट हैपन? हाँ, बच्चों ने मुझसे कहा था और बच्चों से मैंने पूछा था। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता ना कि ये दूसरी शादी जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो उस पे भी मैं आने वाली थी, आपकी नहीं होती। वो मैं तो 4 थी, 3 बच्चे थे, मैं एक थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक पार्टनरशिप थी जो हुई। तो डू यू फाइंड इट डिफरेंट सेकेंड टाइम कि क्या चैलेंजेस थे? बिकॉज आप बीच में जब आप डाइवोर्स के बाद कुछ ऐसे आप खुद अपने ओन पे थी, फिर एक बड़ी इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, वो स्ट्रगल का भी टाइम होता है व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स एज अ सिंगल मदर आल्सो। फिर दोबारा एक रिलेशनशिप में जाना जहाँ आपको एक दूसरे बंदे से, पार्टनर से कंसल्ट और कॉन्स्टेंटली वो चेंज को एडजस्ट करना आसान था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाँ, शायद शुरू में 2 साल, शादी के 2 साल थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि मैंने एक पीरियड गुजारा था अकेले, एंड देन आपको पूरे कमरे में अपनी आदत हो जाती है, और बाकी ज़िंदगी के मसलों में, मामलात में भी, जहाँ आपको खुद डिसाइड करना होता है, खुद चीज़ें करनी होती हैं, हेल्प बहुत हो जाती है ऑब्वियसली, जाहिर है। लेकिन हर रिलेशनशिप की अपनी जैसे डायनामिक्स होती हैं। शुरू के 2 साल थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, अब तो मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है फ्री होना, जिम्मेदारियाँ सारी दे देना। हाँ, यू आर नॉट द ओनली वन जो आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होते, आप कहते हैं ठीक है मैं पीछे आराम से बैठूंगी और राइड को एंजॉय करूँ। हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने ऊपर नहीं है, बल्कि यू आर शेयरिंग इट। बट डर लग रहा था जब आप जा रही थी, स्टार्ट करी थी? राबिया, मेरे केस में ना डर तो ऑब्वियसली लगता, मैं बच्चों के साथ थी, और ये कोई सिर्फ मैं अकेली नहीं थी। पहली शादी में ऑब्वियसली होता है कि आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं बस, ठीक। सेकंड शादी ज़्यादा मुश्किल होती है। Exactly, that's fine. And also और बहुत फ्रेजाइल भी होती है, also because क्योंकि आपने वो सारा जो स्ट्रगल या इस तरह वाला दिन होते हैं ना, मुश्किल वाले दिन, आपने पहली शादी में गुजारे होते हैं, उसको बन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, तो कभी भी कोई भी इस तरह का हार्ड कोर टाइप का तो कभी भी किसी सख्त डिसीजन के लिए आप वो सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार हम तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सेकंड शादी में ये नहीं होता, तो इस तरह की कोई वो नहीं होती कि आपने ग्रो साथ किया होता है, ये तो मुश्किल तो होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को इस चीज़ का बड़ा एहसास है। एक बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको जब एक चीज़ मिलती है ना, तो आपको फैमिली जिसको कहते हैं, वो फैमिली लाइफ का सेटअप, तो आपको उसकी बड़ी वैल्यू और कदर होने लगती है, और आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब दोबारा हो सकती हैं, बाद में हो सकती हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हम दोनों ही ऐसी सारी स्टेजेस से गुजर चुके थे, तो हमने उस रिलेशनशिप को, उस टाइम को, उस ट्रस्ट को वैल्यू देना शुरू की, और चीज़ें फिर माशाल्लाह बहुत आसान और बहुत
खूबसूरत और बहुत अच्छी हो। आप क्या एडवाइस करेंगी कोई लड़कियां जो या ख़वातीन जो इस वक्त स्टेज पे हैं, जो सोच रही हैं एक बुरी रिलेशनशिप के बाद या डाइवोर्स या विडो हैं या जो भी हैं कि वो सेकंड टाइम, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट। क्या फैक्टर वो देखें, क्या दिमाग में रखें? अगर वो डर रही हैं तो किस तरह ओवरकम करें? जल्दी ना करें प्लीज़। ओके, जल्दी ना करें, क्योंकि होता है ना कि आप एक अपने एक्सपीरियंस से इतना डर चुके होते हैं कि फिर दोबारा किसी भी ऐसी चीज़ में जाते हुए आपको डर लगता है। और वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस कैमरे पे भी नहीं बोल सकती, ऑफ कोर्स, है ना। सो क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी जर्नी डिफरेंट है, हर सिचुएशन, हर केस हर डिफरेंट होता है। सिचुएशन, हर केस डिफरेंट है। तो आई थिंक जल्दी ना करें, कोई इमोशनल डिसीजन भी ना लें, आराम से बैठें, सोचें, इसको इस्तेमाल करें, टाइम भी दें। एंड आई थिंक अपने दिमाग से सोचें, दिमाग हमें ज़्यादा बेहतर मशवरे देता है। दिल के ऊपर बस शुरू में चला जाता है। मुझे बताएं, एज अ सिंगल मदर, व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज? हाँ, बच्चों को ये समझाना कि हमारी फैमिली की चीज़ें, हमारी डायनामिक्स डिफरेंट हैं। ओके, क्योंकि उनके जो ऑब्वियसली पीयर प्रेशर भी होता है, उनके फ्रेंड्स हैं, चीज़ें। सो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है राबिया, बहुत बड़ा टॉर्चर है। जितनी बड़ी बैटल मेरे लिए थी इस सोसाइटी को फेस करने की, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मुझे तो पता ही नहीं है ना कि उन्होंने क्या फेस किया और what were they really going और through? कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर भी की होंगी, कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं शेयर की होंगी कि ओ यार मामा को दुख नहीं देना, मामा तो पहले इतना कुछ कर रही हैं, इतनी परेशान है, चीज़ें कर रही हैं वो तो। और फ्रेंकली मैंने कभी अपने बच्चों से इस प्रॉब्लम को उनके डिस्कस भी नहीं किया हमने, और उनको भी पता है। तो हमारे बीच में ये वाली ज़रूर थोड़ी सी एक है कि मैंने, बट आई एम श्योर उन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा होगा। मैं एक सवाल पूछूं और अगर आप नहीं जवाब देना चाहें तो बिल्कुल पूछें। मैं जब सुन भी रही थी आपके इंटरव्यूज़, और बहुत हमारे यहाँ वैसे ही जनरली जब रिलेशनशिप्स टूटती हैं सोसाइटी में तो वी लुक डाउन अपॉन इट, इतना इंकरेज नहीं किया जा सकता, स्पेशली अ वुमन टेकिंग इट हरसेल्फ, तो आपने ये डिसीजन लिया, फिर आपके बच्चे सब कुछ, कभी कभी गिल्ट फील होता था कि ये मैंने क्या किया उनके साथ? हाउ डू यू लिव विद इट? आई मीन बिकॉज यू वर अनहैप्पी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आप कोई जजमेंट कॉल नहीं कर सकते किसी के ऊपर, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। वी कांट से कि इसने गलत किया, उसने सही किया, लेकिन बाद में उस डिसीजन के साथ रहना आपको पड़ता है, और फिर अपने बच्चों को भी देखना कि वो मेरी वजह से मैं ये हो रहा है, तो वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट टाइम होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत दफ़ा लगता था, जो कि मैंने अगेन ये वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैंने बहुत ओपन बच्चों से, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों पे हम बड़े ओपन होकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सारे वक्त को कैसे गुजारा, मैंने बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहा और कोशिश की जितना मैं रख सकी, लेकिन हाँ ये मुझे होता था कि यार, क्योंकि देखिए जब आप माँ बन जाते हैं ना तो फिर आपकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़, सोचने के अंदाज, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी अपनी सेल्फ कहीं पीछे चली जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो सोचें, वो गिल्ट के जहाँ आपको ये लगता है कि यार ये मैंने अपने लिए कर लिया, बट मैंने बहुत बहुत क्योंकि माँ हमेशा पहले अपना बच्चे का सोचती है, बच्चे का सोचती है। सो आप आई कैन टोटली, आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो बट अगर कोई लड़कियाँ इस वक्त ये सोच रही हैं, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रही हैं और बच्चे हैं, क्या बोलेंगी आप उनको? कुछ कहना चाहेंगी? यार फ्रेंकली मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कहती कि आप कर लें या ये डिसीजन या नहीं करें, बट मैं वो तो ये ज़रूर लोगों को बताना चाहती हूँ, ये स्पेशली लड़कियों को, कि देखो हर रिलेशनशिप डिफरेंट होती है, उसको डील करने के अंदाज भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप चाहती हैं और आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी, प्रॉब्ली मेरे पास हर तरह की आसानी थी, बाकी चीज़ें जो शायद और ख़वातीन के पास नहीं हो सकती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हद तक है आपके पास। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप अपने डिसीजन को रीथिंक ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी भी दूसरे रिश्ते में बंधेंगे, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे बहुत गलत लगता है ये वर्ड इस हवाले से कहते हुए,
आप एडजस्ट करते हैं, है ना। Yeah. सो वो एडजस्टमेंट जो है जब आपको आगे जाके करनी है तो आप जिन हालात में हैं, हाँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई आप ये वाली चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, वो तो ऑब्वियसली जिसका होगा केस वो उसको पता होगा ज़्यादा। बट अगर कर सकती हैं तो फिर क्योंकि आप बहुत बच जाएंगे। मुझे तो बेनिफिट ये लगता है फ्रैंकली कि यार इस सारी चीज़ से जो आप बैटल लड़ेंगे उस सारी इससे तो बहुत बेहतर है कि आप अपने जो आप करियर जो भी आपका है जिस आप उसको टाइम दे लें यार, इधर भूल जाएं थोड़े दिन। बट फ्रैंकली मैं कोई ये नहीं कह रही कि अपने ऊपर जुल्म करें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा नहीं कि बजाय इसके कि आप उस सारे से आप अपने आप को डेवलप करें। हाँ, अपनी एनर्जीज सिर्फ क्योंकि आप कुछ जब नहीं कर रहे होते या आपके पास और कोई डाइवर्जन नहीं होता ना, तो आप फिर सिर्फ सोचते रहते हैं, फिर वो आपको एक चीज़ 10 के बराबर लग रही होती है क्योंकि आपके पास सोचने के लिए और कुछ है नहीं होता है। तो अगर आप कोई काम कर रही हैं या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या आप पढ़ रही हैं, जो भी आपकी फील्ड है और जिस भी, तो आई थिंक आप अपनी एनर्जी ज़्यादा वहाँ लगाएं। उससे आपको इतना हर चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ नहीं मिलती, परफेक्ट नहीं होती ज़िंदगी, परफेक्ट नहीं होती लाइफ। परदेस कैसे आया आपके पास? परदेस कैसे आया, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे तो अपने मियाँ जो हैं, मेरा अपना हस्बैंड, यस, तो मेरा ट्रैवल्स, ही इज़ नॉट हियर। हाँ, नहीं वो अब शंट करते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन तो वो मुझे कभी कभी तो कुछ ऐसे डायलॉग्स थे तो मुझे लगता था ओ रियली, हाँ, मैंने कॉपी करके सुनाए भी हैं फ़ोन पे। मुझे सुनना है, मुझे देखना है कैसे आपने किया। उन्होंने आगे क्या जवाब दिया जब आपने वो डायलॉग? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का वर्क बोलती हूँ ना कि तुम आप बिजनेस खत्म करो, बिजनेस खत्म करो, तो वो मुझे भी बोलता है कि तुम ये जो कर रही हो, वो ये नहीं कहते तुम सपेट के वहाँ पे आ जाओ, वो कहते हैं मैं तो गई थी, आपको मैं तो तकरीबन 1 साल 2 साल रही हूँ, लेकिन फिर वही हुआ नहीं वापस जाना है, तो उसके अपनी रीजंस थे आने की, लेकिन खैर बहरहाल तो मैं तो बोलती हूँ उन्हें, तो वो तो मैं परदेस के आधे डायलॉग्स, तो जब डायलॉग सुनाए आपने, पहले तो नहीं सुनाती होंगी, अब तो डायलॉग लिखे हुए इतने अच्छे मिल गए, तो खूबसूरत लिखा हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो चुप हो गए, उन्होंने बोला जी डायलॉग इधर ना मारो, क्या हुआ? नहीं, उसका असर हुआ ना यार। अच्छा हुआ, असर हुआ भाई, वाओ दैट्स गुड। होना हो गया, 8 महीने रहना पड़ा एक साथ एट स्टेज। मुझे लगता है आपकी दुआएं और डायलॉग दोनों चीजें काम कर गई। सो यस, ये तो, लेकिन जाहिर है उसका बिजनेस पे तो आना जाना लगा रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज हियर। ओके, सो कमिंग बैक टू कि कैसे आया परदेस आपके पास? एक दिन कॉल आई हुमायूं की और नदीम की। अच्छा, तो उस वक्त भी जैसे मैंने कहा फहद की कॉल आई थी, तो कॉल्स ही आती हैं आपको? हाँ, कॉल नहीं करना है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तुम बात कर लो, और तुम्हारी मैं बस ठीक है आके मिल लो मरीना खान से। अच्छा। आओ फिर देखो तो मिलो तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मैंने नहीं और मैंने नदीम से भी कहा कि ये तो बड़ा कोई मतलब ऐसा मैं कैसे एक्टिंग करूँगी। क्यों, आपको क्या मुश्किल लग रहा था उसमें? नहीं तो एक्टिंग, मैंने कहा मैं कैसे एक्टिंग करूँगी, आप पहले 2 ड्रामे तो इतने अच्छे कर चुकी थी। मैंने अच्छे किधर किए नुमान इजाज के साथ थी आप यार, फैजल कुरैशी के साथ थी, मतलब वो लोग अच्छे थे ना भाई, इट कांट बी जस्ट एनीथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं बस हमें एक्टिंग ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, कहा एक्टिंग ही नहीं चाहिए। हाँ, बस ये बड़ा अच्छा उन्होंने वैसे आपको फेंका है, हमें एक्टिंग चाहिए नहीं, तुम आके ऐसे करते ना जैसे कर रही हो। चाहिए। हाँ, अच्छा, बस ऐसे ही कुछ हो गया, थोड़ा पंच हो गई। तो पहली आपकी मुलाकात मरीना खान से हुई, किससे हुई? जी, नदीम बेग और मरीना खान से पहले मिली थी, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें बढ़ी। तो ज़ूबी की जो ड्रेसिंग है वो बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म की, उन्होंने कपड़े रखे 90s का एरा था ना। हाँ, तो वो वार्डरोब पूरी सिलवाई आपने? जी, वो पूरी कंपनी ने ऑब्वियसली। तो आपका इनपुट था या उन्होंने बस आपको ला के दिया? आपने नहीं, मेरा कोई इनपुट नहीं था, ये सब मरीना जी ने किया था, और सारा उनका, और वो बहुत इस मामले में भाई छोटी छोटी डिटेल्स को नज़र में रख के, नहीं ऐसे होता था, ऐसे होना चाहिए, ये स्लीव्स होनी चाहिए, इतनी फिटिंग होनी चाहिए, वो बहुत वो पूरा वो सीन भी जहाँ बेचारी जो चाहती थी उस तरह से नहीं हो सका, तो हाँ, तो बेहतर और इम्प्रेशन स्क्रीन पर उसका बेहतर आता है, बट आई एम श्योर जो हो गया वो। इनफैक्ट वो जो जहाँ आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो भी बड़ा ठेले और वो जो दुकानें पुरानी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस सारी चीज़ों के साथ, वो
स्क्रीन पर मरीना खान ने डिलीवर किया। कोई मुश्किल होता है, हम लोग बड़े वो रूथलेस हो जाते हैं कभी कभी, मुझे लगता है एज व्यूअर्स हम समझते नहीं कि दूसरी तरफ कितनी मुश्किलात होंगी ना उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। बट मुझे ये बताएं, मरीना खान के बारे में आपने अभी भी बोला, और पहले भी मैं आपका एक शो देखी थी, आपने कहा था कि वो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स थे कि आपने कहा कि यार वो इतनी बारीक चीज़ें देखती हैं कि हम सोचते हैं ओह हाँ हम, तो वो मुझे कोई एग्जांपल देगी क्या चीज़ है, हाउ इज़ इट लाइक वो क्या देखती हैं, मतलब क्या अगर था, कोई किस्सा सुना सकती हैं? बहुत सारे सीन्स हमारे ड्रेसिंग टेबल के सामने हैं, अच्छा, और वो कोई लिपस्टिक ऐसी रखी है या कोई ब्रांड ऐसा है जो आजकल के दौर का है, तो नहीं यानी इतना, हालांकि वो कैमरे पे इस तरह आ नहीं रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने नहीं सोचा ऐसा, बट मुझे आपकी बात बड़ी वो हो रही थी, मैंने कहा मैं पूछूंगी कि क्या मतलब था आपका इससे ना, या हाउ वाज वर्किंग विद मरीना खान। और मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि चूंकि वो फैमिली बहुत गरीब दिखाई है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, उनके बर्तन भी बहुत इस तरह के होने चाहिए, वो उस फैमिली से मैच करती हुई हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये और मुझे वो बेडरूम का सेटअप भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि सोफ़ा भी उधर ही है, और वो होता था शुरू के ज़माने में ना, इतना वो प्रिंट वाले सोफे, प्रिंट वाले, हाँ, और कपड़े और चादर भी जिस तरीके से लपेटी हुई है, दैट वाज इंटरेस्टिंग। सरमद खुर्शीद के साथ काम करना कैसा था? ओवरवेलमिंग था शुरू में या क्या, जब आप जा रही थी कुछ पहले आपकी मुलाकात हुई मेरे तो आप लोगों ने, जब मुझे पता चला कि सरमद है, तो इस ड्रामे को हाँ करने की एक बहुत बड़ी रीज़न सरमद खुद थे मेरे लिए कि सरमद के साथ काम करना होगा। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, और मैं गई और सरमद आके हमारी मुलाकात हुई, खुद आके मिले। तो बस उसके बाद तो मैंने, और जब पहला सीन किया तो मैंने कहा अब तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ ये तो मैं करूँगी कैसे। क्यों मुश्किल में फंस गई हैं? क्योंकि आप सरमद की एक्टिंग देखें, आप दोनों यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर माशाल्लाह से। आई मीन मुझे इतना मज़ा आ रहा है परदेस देखने में। आई लव द सीन्स जो जूबी और उनके दरमियान होते हैं, यू नो। और अभी एक एपिसोड में देखी थी, उसमें वो OST चल रहा था जिसमें आप तस्वीर देख रही होती हैं, यू रिमेंबरिंग, यू नो, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन। और OST इतना अच्छा प्लेस किया हुआ है उसमें, उस वक्त म्यूज़िक भी कम है, सो इट्स यू बोथ आर लुकिंग रियली ग्रेट ऑन द स्क्रीन माशाल्लाह से। थैंक यू। मैं जब लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा वाकई, लेकिन हम जब काम कर रहे थे फिर अगैन वही कि उस वक्त शायद नहीं लगा था, लेकिन वो वाकई बाद में लोगों ने मुझे जब कहना शुरू किया कि बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लगी। कोई आपको मैसेजेस आ रहे हैं, DMs आ रहे हैं आपके कैरेक्टर पे? क्या रिएक्शन है? लोग बोल रहे हैं, एक तो लोग बहुत, आई एम श्योर बहुत औरतें रिलेट कर रही होंगी आपसे। असल में पसंद भी इसीलिए करते हैं ना कैरेक्टर्स को लोग, कि लोग रिलेट करते हैं। मेरे अपने यहाँ, मेरी अपनी फैमिली में कितनी सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लोग बाहर गए और पूरी लाइफ लगा दी, और जो उनकी अपनी यहाँ बीवी थी या बच्चे थे वो सफ़र करते रहे, तो ये वो सारी, तो लोग एकदम से रिलेट कर गए। मुझे कितनी मेरी फ्रेंड्स कॉल करके, मेरे बच्चों की फ्रेंड्स की अम्माएँ कॉल करके ये उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी स्टोरी लग रही है। और लोग मेरे पेशेंट्स जो आए हैं वो रोनी भी शुरू हो गई। वो बेचारी मुझसे मिलने, मुझे दिखाने तो देखने आई, और फिर उसके बाद जब जाने लगी तो कहने लगी मैं आई तो इसीलिए थी कि ये मेरी कहानी है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो मैं तो दैट्स ट्रू। एक्चुअली मैं भी जब ड्रामा देख रही होती हूँ, मेरे आंखों में आंसू होते हैं, बिकॉज़ आई कैन फील ज़ुबीज़ पेन। ये सिर्फ आप नहीं कह रही है, मैं भी कहूँगी सीरियसली, क्योंकि मेरे ऊपर तो मेरे घर वाले हंसते हैं, क्योंकि मैं रोना शुरू कर देती हूँ तो मेरे घर में कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं ना क्या तो मैं सोचती हूँ यार ये स्टोरी शायद। बट ड्रामा करते हुए जैसे आप कैरेक्टर करी थी ज़ुबी का, कभी कभी अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें याद आ रही थी? उस वक्त मुझे इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ तो आई थिंक एक व्यूअर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट उस पर परसीव करने का डिफरेंट होता है जब एक एक्टर कर रहा होता है। मेरी बैक ऑफ द माइंड आपको वो शायद आपको रियलाइज़ नहीं हुआ और वो ट्रांसलेट हो गया है। हाँ, तो वो मेरा हस्बैंड कहते हैं ना, वो जिसको देख के कहते हैं इस ड्रामे ने मुझे बुलाया। So फिर तो आप हमारी हो नदी बेग और महीना का शुक्रिया अदा करें। Tell me one thing that you learned from सरमद खुर्शीद। बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। He's too honest to his work। बहुत सारे लोग हैं सेट पे बैठे हुए, और सरमद का अगर आगे मेरा और सरमद का सीन है या किसी के साथ भी उनका, वो इतनी दफ़ा रिहर्स करा हम लोग बार बार। और ये मैंने सरमद से सीखा एक्चुअली। मैं तो सोचती थी कि बस डायलॉग्स याद होगा, सही है बस,
लेकिन उन्होंने वो इतनी दफ़ा उसको रिहर्स करते थे कि बाद में मुझे लगा कि यार इस चीज़ की रिहर्सल की प्रैक्टिस की कितनी इम्पोर्टेंस है। It shows you guys are, I mean Zubi का कैरेक्टर इज सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई मीन वो रोती नहीं है, यू नो, रोने तो देयर इज दुख, बट आई थिंक आई हैव हार्डली सीन हर क्राइंग एंड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन हर एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। और ये जो आप बोल रही हैं इसी तरह से बिल्कुल जब मेरी बात हुई थी कैरेक्टर की तो वो मरीना खान ने मुझे जब ब्रीफ किया था उन्होंने भी ऐसे ही उसको कंसीव किया था कैरेक्टर को। उन्होंने बड़ा रोमांटिक एंड बड़ा सैड सी फील दी है ना परदेस को। इट हैज़ द सोल ऑफ इटसेल्फ आई फील, यू नो। अफान और दुरे फिशा के साथ काम करना कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत दोनों। अच्छा, अफान तो खैर न्यू नहीं है, बट दुरे फिशा इज वेरी यंग, बट शी इज सो टैलेंटेड माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और उनके और आपके बड़े सीन हैं। हाँ, बहुत आखिर तक हमारे और उनके रहे हैं। बहुत मुझे तो दुरे के साथ काम करके हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती, बबली है, बहुत मज़े की है, ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है उसमें। और आप उसकी एक्टिंग देखिए, आई फील शी इज सच अ नेचुरल। हाँ, बहुत नेचुरल एक्टर है। बस वील रैप अप द इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले जाते जाते बस ये पूछूंगी कि अफान एंड दुरे फिशा जब कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग बात बता सकती हैं, पहली बार मिली तो कैसा था, क्या था, सेट पे कैसे थे? अच्छा, दुर्रे से मैं शूट की गाड़ी में मिली थी क्योंकि दुर्रे को पहले उन्होंने पिक किया, मेरे घर के पास ही होती हैं दुर्रे तो, और उसके बाद तो हम रास्ते में यही बातचीत करते हैं, आप कहाँ रहती हैं, क्या होता है, अच्छा तुमने कौन सा प्ले किया है, वो आप नॉर्मल पहली मुलाकात में करते हैं। और उसके बाद शूट पे से पहुंचने से पहले हमारी इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं Okay. खाना क्या ऑर्डर करना है, ये सारी बातें हो चुकी थी। तो हमारी तो हमें लगा ही नहीं, हम कभी जानते नहीं थे एक दूसरे को। अच्छी बातचीत हो गई। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आप दोनों को नाश्ते का बड़ा शौक है और आप ये लोग पहले से डिसाइड करके नाश्ता साथ करते थे, सेट पे जिस दिन साथ होता था। और अफान से पहली बार आप मुलाकात हुई? मेरी पहली मुलाकात हुई सेट पे, जी, उससे पहले नहीं हुई थी मेरी। तो बहुत अच्छे, शुरू में तो बड़े रिजर्व से होंगे या शुरू में ही इज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है अफान का। और जब सेट पे होते हैं तो सबको हंसाते भी रहते हैं, बातें भी ऐसी होती हैं मजे की, और बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है, कोई ऐसे टेंट्रम्स, कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं थी। तो वो तो बहुत अच्छी बातचीत रही। हाँ, खाना वो शौक से नहीं खाते, बट दैट्स ओके। सो आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज, किसी को खाना क्यों नहीं पसंद हो सकता? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाइस्ता। वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन। आई होप आप बोर नहीं हुई, आपको भी मज़ा आया बातचीत में, गप लगाने में? मज़ा आया। और मैं तो मज़े से आपको देख रही थी जब आप सवाल करी थी, क्योंकि मैं मुझे पता था कि ये जो प्रेशर है सवाल करने का और सोचने का, वो बड़ा बहुत। और सवाल फिर अच्छा सवाल हो ना, वरना नीचे तो कमेंट्स आ जाते हैं, ये किस किस्म का इंटरव्यू है, ये फजूल इंटरव्यू है। मतलब बड़ा वो आपको आपने एक दो अच्छे इंटरव्यू कर लिए, फिर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। कमेंट्स अच्छे आएंगे, यकीन करें। आप मेरे साथ बैठिए तो आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह। आई एम होपिंग पीपल विल फोकस ऑन यू और नॉट ऑन माय क्वेश्चंस, यू नो। बट आर वी गोना सी यू इन फ्यूचर? हम और देखते रहेंगे ना इंशाल्लाह आपको ड्रामा में? हाँ, probably not too soon, but yes. Which is good, as long as we wouldn't want to miss, माशाल्लाह से आपने परदेस में हमें वो चीज़ दिखाई है कि हम आपको और देखना चाह रहे हैं। एंड टाइम होगा तो ज़रूर अच्छी कोई चीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी प्रोजेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस तरह बैठ के और बात करके। मैं इंटरव्यू नहीं कह रही, लेकिन आपसे वैसे बात हमारी बिल्कुल गपशप थी ना। मेरा एम भी ये होता है कि गपशप लग रही हो, इट शुडंट बी अ इंटरव्यू, यू नो, इट शुड बी समथिंग जो हम ड्राइंग रूम में बैठ के, बस चाय नहीं हमने पी, वरना तो बातचीत तो ऐसी थी। नहीं इन्होंने पूछा था, आपने पूछा था, आपकी पूरे स्टाफ ने पूछा था, बेचारे 2 दफ़ा पूछते हैं। हमने कहा नहीं हमें इंटरव्यू पे फोकस करना है, बिकॉज शी हैज़ लॉट्स ऑफ पेशेंस जाके काम करना है। इन्होंने मेरे रोका हुआ है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि इन्होंने इतना टाइम हमें दिया है। चलें जी, यू टेक केयर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।